नेम इज मोनिका अग्रवाल और हम कर रहे थे नीट 2020 का क्रैश कोर्स फॉर फिजिक्स। तो आज मैं आपके सामने लाई हूँ एक नया चैप्टर फ्रिक्शन। जैसा आपको पता है कि अपने पास टाइम बहुत कम है तो आपको रिवीजन करना है इन मिनिमम टाइम, क्योंकि आपको बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं। तो इसके लिए यहाँ हम मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चीजें आपके पास डिलीवर करते हैं। तो आप लोगों ने देखा ही होगा हमारे पहले वीडियोस, अगर आपने नहीं देखे तो वो सारे वीडियोस भी देखिए, तब आपको पता चलेगा कि आप एमसीक्यूज कितना जल्दी सॉल्व कर पाते हैं। आपके सारे जो भी डाउट्स हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, सब यहाँ पे एकदम क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो यहाँ पे आपके रिवीजन हो जाएगा। तो जितना टाइम आपको लगेगा उतने कम टाइम में हम आपके लिए ये लाए हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। फ्रिक्शन, तो बेसिकली फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। मतलब जब भी दो बॉडीज या सरफेस या बॉडी, कोई भी दो चीज जब कांटेक्ट में होगी तब ये फोर्स अराइज होता है। अगर कांटेक्ट नहीं है तो ये फोर्स अराइज नहीं होगा। तो जैसा आपको पता है एक कांटेक्ट फोर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज नॉर्मल। जो नॉर्मल होता है वो भी कांटेक्ट फोर्स होता है और जो फ्रिक्शन होता है वो भी कांटेक्ट फोर्स है। तो फर्स्ट इज इट इज अ कांटेक्ट फोर्स। सेकेंड, इट अपोजेस रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन मीन्स ये क्या है? काफी लोगों को ऐसा लगता है कि फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करता है, बट ये गलत है। तो बस थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए रिलेटिव मोशन क्या है। देख बेटा, अभी यहाँ पे अगर हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया, बहुत ही ईजी है। ये मेरे हाथ के ऊपर मैंने चौक रखा है। अभी अगर मैंने इस चौक को मूव करने की कोशिश की, सो देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन माई हैंड एंड द चौक। मेरा चौक जो है वो मेरे हाथ के ऊपर मूव कर रहा है। अब इन दोनों के बीच में कांटेक्ट है तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अब फ्रिक्शन फोर्स क्या जाता है? ये दोनों दोस्त है, ये हमेशा साथ में रहे, ये दोनों कभी जुदा ना हो, कभी अलग ना हो। तो फ्रिक्शन इस चौक पे लगेगा पीछे की तरफ, क्योंकि ये हाथ चाहता है और ये जो चौक है इन दोनों का बीच का सरफेस जो चाहता है वो यही चाहता है कि दोनों अलग ना हो। तो वो चौक को बोले, चौक तू मुझसे दूर मत जा। तो चौक पे लगेगा फ्रिक्शन पीछे की तरफ और हाथ पे लगेगा फ्रिक्शन आगे की तरफ। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे? ये रिलेटिव मोशन। देखो बेसिकली अगर यहाँ पे ऐसे मूव हो रहा है तो चौक मेरे हाथ पे मूव हो रही है क्या? नहीं, दोनों साथ में मूव हो रहे हैं। तो यहाँ फ्रिक्शन एक्ट नहीं हो रहा है। जब चौक और हाथ साथ में मूव हो रहे हैं तो फ्रिक्शन नहीं है। तो फ्रिक्शन क्यों नहीं है? बिकॉज बेटा दोनों साथ है ना। दोनों जुदा हो रहे हैं क्या? दोनों अलग हो रहे हैं। जब दोनों साथ है तो फ्रिक्शन क्यों लगेगा? फ्रिक्शन को कोई प्रॉब्लम नहीं, साथ साथ घूमेंगे चलेगा। लेकिन जब दोनों जुदा होंगे, जब दोनों अलग होंगे तो फ्रिक्शन चाहते ये दोनों अलग ना हो, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स है, ये हमेशा साथ में रहे। तो इसके लिए इस चौक पे, सिंस दिस चौक इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो फ्रिक्शन इस चौक पे पीछे की तरफ लगेगा और मेरे हाथ पे आगे की तरफ लगेगा। तो जब भी रिलेटिव मोशन होगा, मतलब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जब मोशन होगा, उन दोनों के बीच रिलेटिव मोशन होगा, तब फ्रिक्शन लगेगा। अगर दोनों साथ में मूव करें, साथ में कहीं भी जाए, साथ में कहीं भी घूम के आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रिक्शन को। फ्रिक्शन बोलेगा आप जहां भी जाओ, आप कहीं पे भी जाओ, आप जन्नत जाओ, जहन्नुम जाओ, साथ साथ जाओ। अगर कोई भी एक अकेला जाएगा तो फ्रिक्शन को प्रॉब्लम है। तो फ्रिक्शन दोनों को हमेशा साथ रखने की कोशिश करता है। समझा? तो इट अपोजेस रिलेटिव मोशन। तीसरी चीज, इट इज ऑलवेज पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। जो भी कॉन्टैक्ट सरफेस होगा उसको ये पैरेलल होगा। तो ये तीन चीज हमने सीखी। पहला, फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स है। दूसरा, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। फ्रिक्शन खाली मोशन को अपोज नहीं करता, यानी दोनों अगर साथ साथ है तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। अगर दोनों जुदा हो रहे हैं, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो फ्रिक्शन को वो चीज पसंद नहीं है, तब फ्रिक्शन लगता है। और तीसरी चीज, इट इज पैरेलल टू द सरफेस। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू ऑल। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इज कितने तरह के फ्रिक्शन होते हैं? तो बेटा फ्रिक्शन बेसिकली देखा जाए तो किसी बुक में आपको 2 मिलेंगे, किसी में 3 मिलेंगे। तो बेसिकली मैंने प्रॉपर 3 कैटेगरी में रखा है। पहला है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा है लिमिटिंग फ्रिक्शन। बेसिकली स्टैटिक और लिमिटिंग किसी बुक में आपको एक ही के अंदर दिख जाएगा। और तीसरा है काइनेटिक, और काइनेटिक के अंदर भी 2 सब कैटेगरी है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन हम फिलहाल यहाँ नहीं करेंगे, इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते भी नहीं है। ये हम रोटेशन मोशन चैप्टर करेंगे तब हम वहां पे इसको देखेंगे। तो फिलहाल हम डील करने वाले हैं अबाउट स्टैटिक फ्रिक्शन, अबाउट लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड द नेक्स्ट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये 3 हम देखेंगे। ओके, तो थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पहला हम करने जा रहे हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। अब ध्यान से देखना बेटा, यहाँ मैंने फोर्स लगाया 2 न्यूटन। इसका कुछ तो मास है 1 kg, और हम देख रहे हैं कि मैंने इस पर फोर्स लगाया और ये चीज मूव नहीं हो रही।
तो कुछ तो गड़बड़ है, बिकॉज हम लोग ने एनएलएम में पढ़ा है अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है, उसके पास मास है, तो ऑब्वियसली वो मूव करेगा, उसके पास कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन होगा। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होना चाहिए फोर्स अपॉन मास, तो इसका 2 एक्सीलरेशन से ये मूव करनी चाहिए, बट यहाँ ये मूव नहीं कर रही। इसका क्या मतलब है, इस पे नेट फोर्स 0 होगा। क्यों नेट फोर्स 0 है, कौन इसमें फोर्स लगा रहा है? देख बेटा, ये ग्राउंड है और ये ब्लॉक है, अब हम इस ब्लॉक को ग्राउंड पे मूव कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन क्या चाहता है कि ये ब्लॉक और ये ग्राउंड साथ रहे, ये दोनों फ्रेंड्स है, तो फ्रिक्शन चाहता है मेरे दोनों दोस्तों को तुम अलग मत करो, इनको साथ में रखो। तो इस केस में फ्रिक्शन इस ब्लॉक पे लगेगा पीछे की तरफ और इस ग्राउंड पे लगेगा आगे की तरफ। फ्रिक्शन इज अ एक्शन रिएक्शन पेयर। फ्रिक्शन इज अ एक्शन रिएक्शन पेयर। तो हमने लगाया 2 न्यूटन, तो फ्रिक्शन भी बोलेगा मैं तुमको साथ जाने नहीं दूंगा, फ्रिक्शन भी पीछे लगा 2 न्यूटन। तो हमने बोला फ्रिक्शन, अच्छा तू हमको इन दोनों को अलग होने नहीं देगा, हम इन दोनों दोस्त को अलग करना चाहते हैं, तो इसमें हमने लगाया 4 न्यूटन। तो फ्रिक्शन बोला ठीक है तुम 4 न्यूटन लगाओ, हम भी 4 न्यूटन लगाएंगे, कोई बात नहीं। तो फ्रिक्शन अब भी लगा लो, 4 न्यूटन लगाया, फ्रिक्शन ने अब भी उन दोनों को अलग होने नहीं दिया। हम भी कुछ कम नहीं है, ये 4 लगाया, हमने ये फोर्स बढ़ा के 6 कर दिया, तो फ्रिक्शन बोला कोई बात नहीं तुम 6 कर दो, तो मैं भी 6 हो जाता हूँ। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो रहा है बेटा, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो हमने बोला ठीक है तुम एक काम करो, हमने डायरेक्शन ही चेंज कर दिया। हमने 6 न्यूटन पहले लगाया था इस तरफ, अब मैंने बोला कि ठीक है तू इस तरफ लग रहा है ना, मैं तो डायरेक्शन ही चेंज कर दूंगा। तो फ्रिक्शन बोला ओ भाई हम भी कुछ ऐसे नहीं है, तूने अगर 8 न्यूटन लगाया तो हम भी 8 न्यूटन लगाएंगे, ये क्या बात है। तो फ्रिक्शन अपना मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहा है और अपना डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन नोट करना, friction, static friction can change its magnitude, can change its direction. Can change its magnitude and direction. ये दोनों चीजों को बदल सकता है। तो हमने बोला ठीक है हम और लगाएंगे भाई, तो तू हमको कहां तक पकड़ेगा। हमने 9 लगाया, इसने भी 9 लगा दिया, हम तो थक गए। हम लोग चल एक और ट्राई करके देखते हैं। हमने लगाया 10 न्यूटन, तो ये ब्लॉक ने भी लगाया 10 न्यूटन, अभी भी नहीं चल रहा भाई। हमने 10 से जस्ट थोड़ा सा आगे किया, 10 न्यूटन से जस्ट थोड़ा सा 11 न्यूटन कर दिया। अब ये ब्लॉक 11 न्यूटन जैसे ही हमने लगाया, ये ब्लॉक सर का जस्ट 10 टू स्लाइड जस्ट हिला अपनी जगह से। मतलब क्या है कि ये है फ्रिक्शन की लिमिट। स्टैटिक फ्रिक्शन की एक लिमिट होती है बेटा, ये इन दोनों को एक हद तक ही रोक सकता है, लेकिन अगर हम फोर्स उस लिमिट से भी ज्यादा लगा दे तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन रोक नहीं पाता। सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। देखो जो स्टैटिक फ्रिक्शन था उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है, डायरेक्शन भी चेंज। अगर हमने 1 लगाया तो फ्रिक्शन 1, हमने 2 तो फ्रिक्शन 2, हमने 3 तो फ्रिक्शन 3, हमने 5 तो फ्रिक्शन 5, हमने 6 तो फ्रिक्शन, हमने इस तरफ 7 तो फ्रिक्शन उस तरफ 7, हमने इस तरफ 9 तो फ्रिक्शन उस तरफ 9, हमने इस तरफ 10 तो फ्रिक्शन उस तरफ 10। अब हमने 11 न्यूटन जब लगाया तो ये फ्रिक्शन जस्ट हिला, जस्ट। So that is the maximum value of the static friction and that is called as limiting friction. तो किसी बुक में आपको ये अलग से नाम नहीं दिखेगा। बेसिकली ये स्टैटिक फ्रिक्शन की ही मैक्सिमम वैल्यू है। So this is the maximum value of static friction. और एक बार अब जस्ट ब्लॉक हिल गया तो अब तो वो चलते ही जाएगा। तो जब मोशन होता है तब लगता है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो जब तक ब्लॉक पूरी तरह से रुका हुआ है तब उसके पास स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन की एक लिमिट है जहां तक वो खुद को बढ़ा सकता है, वो इनफाइनाइट नहीं हो सकता। हर एक स्टैटिक फ्रिक्शन की एक लिमिट होती है। वो किस पर डिपेंड करती है, फॉर्मूला क्या है, सब है आगे, बट देयर इज अ लिमिट फॉर द स्टैटिक फ्रिक्शन, उससे ज्यादा वो नहीं बढ़ेगा। तो वो होती है बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन, वो जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। अगेन वो डायरेक्शन चेंज कर सकता है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, वो अपने आप को चेंज नहीं कर सकता। तो इट इज फिक्स्ड, मैग्नीट्यूड इज फिक्स्ड,
डायरेक्शन इज वेरिएबल। मैक्सिमम वैल्यू तो इसका बेटा मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट एंड डायरेक्शन कैन चेंज। आई होप इतना समझ में आ गया है, ठीक है। अब ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होती है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल। नॉर्मल ये किसको प्रोपोर्शनल होता है बेटा? नॉर्मल को प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे अगर प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा एंड दैट कांस्टेंट इज म्यू एस। दैट इज कांस्टेंट इज म्यू एस। इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। So FL is mu s into n। ये mu s 0.2, 0.3, 0.4 डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है बेटा? इट्स पहले तो मैंने बता दिया यूनिटलेस और डायमेंशनलेस है। ये डिपेंड करता है मटेरियल पे और नेचर ऑफ सरफेस पे। इसको एरिया से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये एक मिसकंसेप्शन होता है। अगर हमारे ऑब्जेक्ट का ये एरिया है या ये एरिया है, अगर नॉर्मल सेम है दोनों के केस में, तो जो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो सेम होगा। सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया। समझ में आ रहा है? तो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है म्यू एस इंटू एन, वेर म्यू एस इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये यूनिटलेस है, डायमेंशनलेस है, ये मटेरियल और नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है और एरिया पे भी डिपेंड नहीं करता। तो अब हमारा ब्लॉक 11 न्यूटन पे स्लाइड हो गया है। अभी इसके बाद ये चलने लगेगा। तो बेटा जब ये चलने लगता है तब लगता है काइनेटिक फ्रिक्शन। अब हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं है, लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं है। व्हेनेवर द ब्लॉक इज स्लाइडिंग, स्लाइडिंग घसड़ रहा है ना, ऐसे ऐसे रोल नहीं हो रहा है। रोल जैसे आपको पता है टायर्स, हम रोलिंग फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहे, चल रहा है, मूव हो रहा है, तब आएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। अब ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है। क्या मतलब? इसको समझ में नहीं आ रहा। काइनेटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग से कम? हाँ बेटा, शायद आप लोगों ने कभी देखा होगा, बहुत हैवी सा ब्लॉक है, उसको हम धक्का दे रहे हैं, हम नहीं हिला पा रहे। हमने हमारी बहन को बुलाया, भाई को बुलाया, किसी को भी आपने बुलाया, उन्होंने भी मूव किया, नहीं हो रहा है। हमने मम्मी को बुलाया, मम्मी, हम तीनों लगा रहे हैं। बहुत हैवी सा अपने घर में कबाट होते हैं, पुराने जमाने के आपने कबाट देखे होंगे, बहुत हैवी होते हैं। हमने पप्पा को बुलाया। अब जैसे ही पप्पा आ गए, हम चारों लगा तो जस्ट हिला, मतलब ऐसे हुआ। उसके बाद पप्पा चले गए तो भी आप देख सकते हो आप चला पा रहे हो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? पहले आपने लगाया, नहीं हुआ, आपकी बहन ने लगाया, आप दोनों लगा रहे हो, नहीं हो रहा है, मम्मी आ गई, नहीं हो रहा है, पप्पा आ गए। अब पप्पा ने बहुत जोरदार लगाया, पप्पा अपने स्ट्रांग होते हैं, आपको पता ही है, तो अपने पप्पा ने जोरदार धक्का लगा तो अपना जैसे ऐसे हिल गया। अब पप्पा चले गए। अब आप देख रहे हो कि आप तीनों मिलके उसको हिला सकते हो। ये क्या हो गया बेटा? यहाँ पे क्या होता है ना, ये बिल्कुल ऐसे समझिए कि ये दोनों ने पहले इसको ऐसे पकड़ के रखा था एक दूसरे के अंदर। वो बहुत डिटेल में जा नहीं सकते, अभी क्रैश कोर्स कर रहे हैं, तो ये एक बार हमने ब्रेक कर दिया। अब वो ब्रेक हो गया ना, जिसके से अटक ही नहीं पाया और ये वैल्यू कंपैरेटिवली पहले से कम होती है। सो काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसका फॉर्मूला एफ के, दिस इज अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन एंड दिस एफ के इज म्यू के इंटू एन एंड दिस म्यू के इज लेस देन म्यू एस। या आप लिख सकते हो दिस काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। 90% ऑफ द केस में ये कम होगा। अगर आपके क्वेश्चन में 2 नहीं दिया है तो आप 1 ले सकते हो। उसके बाद म्यू के डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस और उसको स्पीड से कुछ भी लेना देना नहीं है। आप 10 की स्पीड से चलाओ, 15 की स्पीड से चलाओ, 50 की स्पीड से चलाओ, ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ये कांस्टेंट ही रहेगा। क्लियर? आई एम श्योर आपको ये काफी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए कॉपी करिए, आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। ऑन द एक्स एक्सिस आई हैव टेक द अप्लाइड फोर्स जो हम लगा रहे थे, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, याद है ना आपको इसके पहले वाला एग्जांपल। और यहाँ पे है हमारा फ्रिक्शन फोर्स। तो जब फोर्स अप्लाइड फोर्स 0 तो फ्रिक्शन भी नहीं लगेगा। फ्रिक्शन क्यों लगेगा? जब कोई रिलेटिव मोशन ही नहीं है। लेकिन अगर हम इसके ऊपर इस फोर्स को लगाने लगे 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, तो अब फ्रिक्शन फोर्स भी लगते जाएगा। और आपको पता है ये फ्रिक्शन फोर्स धीरे धीरे जिस हिसाब से अप्लाइड फोर्स बढ़ता है उस हिसाब से हमारा फ्रिक्शन भी धीरे धीरे इंक्रीज हो गया। ना यहाँ पे ये है हमारे फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू।
इससे ज्यादा नहीं हो सकती। ये टाइम पे जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू होती है इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद कौन आता है बेटा पिक्चर में, उसके बाद आता है काइनेटिक फ्रिक्शन। और मैंने आपको बताया है कि काइनेटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है। तो बेसिकली ये थोड़ा सा ऐसे नीचे फॉल होगा और उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा। सो काइनेटिक फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट होता है। उसके बाद आप कितना भी फोर्स लगाओ काइनेटिक फ्रिक्शन फिक्स्ड रहेगा, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ये चीज मैं बताना भूल गई थी तो आप जरा लिख लेना। मैंने स्टैटिक फ्रिक्शन तो आपको बताया, स्टैटिक फ्रिक्शन अपना मैग्नीट्यूड भी चेंज कर सकता है, डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है जिसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है। सिमिलरली एक बार बॉडी मोशन में आ गई तब काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है, काइनेटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होता है, वो भी अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता है। अगर अप्लाइड फोर्स इस तरफ है तो काइनेटिक फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा, अगर अप्लाइड फोर्स इस तरफ है तो काइनेटिक फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा। ठीक है, ओके। उसके बाद फ्रिक्शन नॉट ऑलवेज अपोजेस द मोशन, इन मेनी केसेस इट कॉजेज द मोशन। क्या बोलना चाहते हैं कि फ्रिक्शन हमेशा अपोज, आपको ऐसा लगता है कि फ्रिक्शन हमेशा अपोज करता है, नहीं, बट काफी सारी चीजों में ये फ्रिक्शन हमको सपोर्ट करता है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम खुद चल ही नहीं पाते। आपने कभी ट्राई किया है केले के छिलके के ऊपर अगर अपना पैर हो जाता है तो अपन स्लिप हो जाते हैं, क्यों? बिकॉज वहां फ्रिक्शन नहीं होता, फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से बेसिकली क्या होता है, ये हमारा ग्राउंड है और ये हमारा फुट है, हमारे फुट ने इसको से पीछे प्रेस करते हैं ना। हम कैसे चलते हैं, आप सबको पता है कि हमने क्या किया, इसको से पीछे प्रेस किया, अपने पैर से अपन ऐसे प्रेस करते हैं। तो जब अपन प्रेस करते हैं तो फ्रिक्शन आगे की तरफ एक रिएक्शन देता है जिसकी वजह से आप चल पाते हो। तो आपने इसको ऐसे प्रेस किया, आपने ये फोर्स लगाया अपने पैर से, तो ये एक तो हो गया नीचे की तरफ और ये हो गया पीछे की तरफ। तो ये जो आपने पीछे की तरफ लगाया इसकी वजह से फ्रिक्शन आगे की तरफ लगता है, रिएक्शन बोल सकते, दिस इज द एक्शन, ये एक्शन के दो कंपोनेंट एंड दिस इज द रिएक्शन। तो जब आप ऐसे प्रेस करते हो, आप ऐसे प्रेस कर रहे हो, अब मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगी, बेसिकली हम ऐसे देखो यहाँ पे ऐसे समझो, ये हम प्रेस कर रहे हैं, तो मैं इसको प्रेस कर रही हूँ तो आगे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा जिसकी वजह से हम चल पाते हैं। तो यहाँ पे हमेशा ऐसा नहीं होता कि फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है, काफी बार फ्रिक्शन की वजह से ही मोशन हो जाता है। ठीक है, तो अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम चल नहीं पाते। दूसरा एक एमसीक्यू आता है साइकिलिंग के केस में। अब साइकिलिंग के केस में आप सबको पता है जब हम पेडलिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, पीछे वाले टायर को घुमाते हैं। क्या हम आगे वाले टायर को घुमाते हैं? नहीं बेटा, ये एक मिसकंसेप्शन है, थोड़ा ध्यान से सुनना। तो ये जो मेरा पीछे वाला टायर है, ये हम पेडलिंग करें तो पीछे वाला टायर है, इसको हम ऐसे से घुमा रहे हैं, हम आगे को कुछ नहीं करें। जब हम पेडल मारेंगे, पेडल इस तरह से हम मारेंगे तो जो पीछे वाला पहिया है ये ऐसे ऐसे घूमेगा। तो अब ये पीछे वाला पहिया जो है इस पे हमने पीछे की तरफ फोर्स लगाया, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, इस पे आगे की तरफ लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स इस पे आगे की तरफ लगेगा, दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स है। ये मैं मिटा देती हूँ, हमने पीछे की तरफ धक्का दिया ना, मैं ऐसे धक्का दिया, तो फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, इस पे आगे की तरफ। अब सवाल आता है आगे के टायर पे फ्रिक्शन कहाँ लगे, तो आपको ऐसा लग रहा है पीछे वाले टायर पे भी फ्रिक्शन आगे लग रहा है तो आगे वाले पे भी फ्रिक्शन आगे लगेगा, नहीं, आगे वाला टायर जो है वो फ्रिक्शन की वजह से ही चल रहा है। अब ऐसा समझिए, बेसिकली ये टायर है, हमारे दो टायर, और ये एक पेपर का टुकड़ा है। रुक जाओ, मैं आपको थोड़ा कुछ इस तरह से समझाती हूँ। देखो ये बेटा पेपर का टुकड़ा है, समझना, और ये हमारे दो टायर्स है। ठीक है, अब हम पेडलिंग कर रहे हैं, यहाँ पे वो पेडल व्हील है जिसको हम ऐसे घुमा रहे हैं, तो जिसकी वजह से ये पीछे आ रहा है, तो ये जो कागज है ये भी पीछे आ रहा है बेटा, समझ में आ रहा है। तो अब आगे को चला कौन रहा है, जब ये कागज पीछे आता है तो ये कागज और ये टायर कांटेक्ट में है, तो बेसिकली ये जो टायर का ऊपर का हिस्सा है इस पे फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगता है, जिसकी वजह से ये गोल गोल घूमने लगता है। इंटरेस्टिंग है कि नहीं? वापस सुनो, कंफ्यूज हो रहे हो मुझे बताएं, सुनना। हम जब पेडल कर रहे हैं तो पेडलिंग की वजह से हमारा टायर ऐसे से गोल गोल घूम रहा है। तो बेसिकली जब गोल गोल घूम रहा है तो फ्रिक्शन नहीं चाहता कि टायर और जो ग्राउंड है वो अलग हो, तो फ्रिक्शन क्या बोलेगा, भाई तुम दोनों अलग मत हो, तो इससे टायर, पीछे वाले टायर पे फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा। ठीक है, इतना हम सबको क्लियर हो जाता है। अब इसको मैंने क्या समझाया बेटा, ऐसा समझिए पेपर है,
इस पेपर पे हमने कार रख दी। अब ऐसा समझना कि बेसिकली ये ऐसे गोल गोल घूम रहा है, तो इस पे फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, आगे की तरफ। तो पेपर पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ, बिकॉज टायर और पेपर के बीच में जो फ्रिक्शन है वो चाहते हैं दोनों अलग ना हो ना। तो बेसिकली टायर पे फ्रिक्शन आगे लगा और पेपर पे फ्रिक्शन पीछे लगा, तो बेसिकली हमारा पेपर खसक रहा है, पीछे आ रहा है। अब ये पेपर पीछे आ रहा है, अब ये हिस्से को देखना, इसको जरा ऑब्जर्व करना, अब ये हिस्सा पीछे आ रहा है, तो अब ये दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो क्या चाहता है कि ये दोनों साथ में रहे। तो अगर ये पीछे जा रहा है, कागज ये वाला हिस्सा पीछे जा रहा है, तो ये टायर को मतलब भाई तू भी पीछे चल। तो इस पे भी फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा और उस फ्रिक्शन की वजह से ही ये टायर चलने लगता है। तो जब हम पेडलिंग करते हैं, हम सिर्फ पीछे वाले टायर को घुमा रहे हैं और उस पे फ्रिक्शन आगे लग रहा है, और जो आगे वाला टायर है वो फ्रिक्शन की वजह से चल रहा है, और फ्रिक्शन किस पे लग रहा है, उस पे पीछे लग रहा है। इंस्टेड फ्रिक्शन इज द कॉज। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो फिर ये गोल घूम ही नहीं पाता, ये उधर ही रहता और पीछे वाला टायर घूमते रहता। और स्मूथ होगा ना, एकदम स्मूथ, तो मैं जो बोल सुनना, ये टायर इधर ही रहेगा, ये वाला घूमते रहेगा घूमते रहेगा घूमते रहेगा, बिकॉज इसको चला कौन रहा है, आगे वाले टायर को चला ही फ्रिक्शन रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू। अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बेसिकली एक ट्रक है, इसके ऊपर हमने ब्लॉक को रखा है, तो बेसिकली ये ट्रक पे हमने एक्सीलरेट किया, तो ट्रक आगे एक्सीलरेट हो रही है विद सम एक्सीलरेशन ए। अब इस ब्लॉक को कौन चलाएगा? अगर यहाँ फ्रिक्शन नहीं होता तो ट्रक आगे निकल जाता और ब्लॉक नीचे गिर जाता। बेसिकली अगर यहाँ फ्रिक्शन नहीं होता, देखो ये दोनों साथ में चल रहे हैं ना, अगर सपोज इन दोनों के फ्रिक्शन नहीं होता ना, तो मैं जब मेरे हाथ को सब फास्ट मूव करती ना, तो ये चौक नीचे गिर जाती। कभी भी आप देखोगे अगर हम लोग फास्ट एकदम मूव करेंगे तो चौक नीचे गिर जाएगी, अगर स्मूथ सरफेस होगा। उसी तरह से यहाँ इस ब्लॉक को चला कौन रहा है? फ्रिक्शन। तो बस मैं यहाँ से आपको इन एग्जाम्पल से यही बताना चाहती थी कि फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज नहीं करता, काफी बार वो मोशन को क्रिएट भी करता है। जैसे यहाँ पे फ्रिक्शन देखेंगे तो इस ब्लॉक पे लग रहा है, जिसकी वजह से ये ब्लॉक इस ट्रक के साथ मूव हो रहा है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल रखा। अब स्टार्टिंग आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मजबूत हो गया, इसलिए थोड़ा सा मैंने पेस स्लो रख के सारी चीजें आपको समझाई है। अब इसमें एक एक स्पेशल कंडीशन आएगी, उसमें हम थोड़ा सा पेस फास्ट रखेंगे, बिकॉज हम पूरा सब चीजें तो डिटेलिंग में करने का टाइम नहीं, वी वांट द क्रैश को जल्दी से चीजें खत्म हो। चलिए देखते हैं आगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बेटा मैंने आपको दो कॉन्टैक्ट फोर्स बताए हैं, एक नॉर्मल फोर्स जो हम पहले पढ़ चुके हैं, सो दिस इज माय नॉर्मल फोर्स, दिस इज ऑल्सो अ कॉन्टैक्ट फोर्स, एंड देयर इज वन मोर फोर्स जिसको हम बोलते हैं बेटा, अभी हम पढ़ रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स। तो ये दोनों बेसिकली कॉन्टैक्ट फोर्स ही है। ठीक है, तो ये एक ही माँ के दो बेटे ऐसा समझो, तो कॉन्टैक्ट फोर्स इज द माँ और उसके दो बच्चे, एक नॉर्मल फोर्स और एक फ्रिक्शन फोर्स। तो इन दोनों का हम रिजल्टेंट निकालेंगे, तो आपको पता है वेक्टरली बहुत अच्छे से। सो दिस विल बी द रिजल्टेंट, दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स आर, दिस एंगल इज थीटा। तो अगर मैं आपको पूछूं थीटा क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? मिस बहुत ही सिंपल है, tan थीटा is opposite, that is F by N, where F is what? It is the friction force. So tan theta friction का फॉर्मूला mu into N by N, तो कट हो गया, तो tan थीटा मुझे mu मिला, so थीटा is tan inverse mu and this is the angle of friction. ये थीटा हमको मिल गया। अब चाहो तो आपके रिजल्टेंट भी निकाल सकते हो, कुछ बड़ी बात नहीं है, वेक्टर है ये, तो वेक्टर से हम कितने टाइम से खेल रहे हैं, वेक्टर n स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, सो दैट इज अंडर रूट n स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर n स्क्वायर, एन आप कॉमन निकाल लो, सो द रिजल्टेंट इज n अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। सो दिस इज द रिएक्शन और द नेट फोर्स अपन को बोलना चाहिए, F भी लिख सकते हो, S भी लिख सकते हो, R भी लिख सकते हो, जो नाम दे रहे हैं दे सकते हो। सो दिस इज द नेट कॉन्टैक्ट फोर्स एंड दिस इज द एंगल, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ऐसे भी एक चीज हम कर सकते हैं, बेसिकली अगर सपोज ये जो R है ना, इसका मैं रेंज बताती हूँ, अगर सपोज अपना सरफेस स्मूथ हुआ तो फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा, तो जो हमारी रेंज होगी ना, यानी बेसिकली जो नेट फोर्स है उसकी जो रेंज होगी वो लिख देती हूँ। सो दैट नेट फोर्स R will be greater than or equal to mg, या तो फिर this will be less than
और इक्वल्स टू n1 प्लस म्यू स्क्वायर। ठीक है, चलिए देख लीजिए करते हैं। बहुत मजा आने वाला है, बहुत सारी चीजें मैं सिखाऊंगी आपके लिए, एमसीक्यू सॉल्व करना एकदम इजी हो जाएगा। चलिए देखते हैं एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है बेटा? सपोज मैंने यहाँ पे मेरे हाथ पे चौक रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये स्लाइड हो रही है क्या? नहीं। अब बेसिकली मैं है ना इसको ये हॉरिजॉन्टल के साथ अभी एंगल कितना बना रहा है? 0। अब मैं ये एंगल ऐसे मेरे हाथ को ऐसे टिल्ट करती जा रही हूँ, तो बेसिकली अभी भी चौक, ये देखना चौक स्लाइड नहीं हो रही है, लेकिन अभी देखो स्लाइड होने, हालांकि यहाँ पे हाथ में जो इसको झटका लगे जिसमें से ऐसे गिर गई, अदरवाइज एकदम प्रॉपर स्मूथ होता है ना, तो एक एंगल पे आप क्या देखोगे, ये ऑब्जेक्ट जस्ट स्लाइड करने लगा, तो वो वाले एंगल को अपन बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। कौन सा एंगल को बेटा रिपोज बोलते हैं? जस्ट ये ऑब्जेक्ट स्लाइड करने लग जाए। तो हम यहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि mg आपका नीचे लग रहा था, अब हमने इसको, आपको पता होगा ये हम कंपोनेंट ड्रॉ करते हैं, mg cos अल्फा, mg sin अल्फा, इतना तो अब हमको आता ही है, हम इतने भी बच्चे नहीं है कि भाई ये भी ना कर सकें। तो mg cos अल्फा, mg sin अल्फा, नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर सरफेस लो, दिस इज n, और ये नीचे गिरेगा तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा। समझ में आ गया इतना? तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा बेटा कि जो नॉर्मल है वो हमारा mg cos अल्फा है, और जो हमारा f है वो mg sin अल्फा है। अभी जस्ट इस सिचुएशन पे अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें, दिस इज 2 एंड दिस इज 1, तो डिवाइड 2 by 1, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? mg mg कट गया, sin अल्फा बाय cos अल्फा इज tan अल्फा, तो tan अल्फा हमको आ गया f by n, where f is nothing but it is mu into n by n, तो n कट गया, तो tan अल्फा म्यू आ गया। अब आपको याद होगा म्यू क्या होता है? म्यू इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा वाज व्हाट? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पे आप देखोगे अल्फा और थीटा दोनों भी सेम आते हैं, अल्फा इज इक्वल टू थीटा। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। कभी भी आपने ट्राई किया होगा, अपने पास अपन गाँव जाते हैं तो अपन बैग लेके जाते हैं, जैसे मूव होता है, उसको आप कैसे मूव करना चाहोगे? आप ऐसे खींचना प्रेफर करोगे कि आप उसको ऐसे लेके जाओगे? क्या समझदारी लगती है? कौन ऐसे चलाता है? ऐसे ज्यादा बुद्धिमान होगा वही ऐसे चलाएगा। हमारे पास तो भले ही बुद्धि कम है तो भी हम ऐसे चलाते हैं। क्यों? उसका रीजन आज समझेंगे हम। बेसिकली जब आप इसको ऐसे खींचते हो तो P cos अल्फा के दो कंपोनेंट होते हैं, P cos अल्फा एंड P sin अल्फा। लेट दिस एंगल बी अल्फा। तो बेसिकली अब mg नीचे की तरफ लग रहा है और नॉर्मल ऊपर की तरफ लग रहा है, तब यहाँ पे जो नॉर्मल की वैल्यू आपको आएगी वो आएगा n इज इक्वल्स टू mg माइनस p sin अल्फा। बेसिकली अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, तो p sin अल्फा प्लस n इज mg, सो n इज mg माइनस p sin अल्फा। तो आपका नॉर्मल कम हो गया, नॉर्मल की वैल्यू कम हो जाएगी तो बेटा फ्रिक्शन भी कम हो जाएगा। तो आपका फ्रिक्शन इस केस में क्या कर रहा है? फ्रिक्शन इस केस में अपोज कर रहा है आपके बैक के मोशन को। समझ में आ रहा है? तो फ्रिक्शन अगर कम होगा तो हम जल्दी जल्दी मतलब चलाना इजी होगा। लेकिन अगर आप यही चीज यहाँ देखते हो, देखना मैंने यहाँ पे फोर्स ऐसे लगाया, दिस इज माई P, तो यहाँ पे मेरे P के दो कंपोनेंट हुए, P cos अल्फा, P sin अल्फा। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन है बेटा? P sin अल्फा प्लस mg, तो जो तेरा n है वो है P sin अल्फा प्लस mg। तो नॉर्मल बढ़ गया और यहाँ नॉर्मल कम हो गया। तो बेसिकली अगर आप ऐसे खींचते हो, पुल करते हो, तो आप बेसिकली क्या करते हो? नॉर्मल को कम करते हो। और आपके फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है? म्यू इंटू एन। अगर नॉर्मल कम हो गया तो फ्रिक्शन कम हो गया, तो अपोजिंग फोर्स कम हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको ऐसे चला रहे हैं तो क्या होगा? तो बेटा हम एन को बढ़ा रहे हैं। आप एन को बढ़ा रहे हो तो आप फ्रिक्शन को बढ़ा रहे हो, फ्रिक्शन को बढ़ा रहे हो तो आप अपोजिंग फोर्स बढ़ा रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। यहाँ पे अगर P cos अल्फा इसको चलाने की कोशिश कर रहा है तो फ्रिक्शन इधर पीछे रोकने की कोशिश कर रहा है, दैट इज म्यू एन। तो आप वर्टिकल डायरेक्शन में तो हम ऐसे लिख देंगे, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप क्या लिखोगे? P cos अल्फा, बिकॉज इट जस्ट मूव कर रहा है, इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। एन की जगह आप सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको P का ये फॉर्मूला आके दिखेगा, ये याद करना है, म्यू एम जी बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, और ये याद करना है P इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा अपॉन कॉस अल्फा माइनस थीटा। उसी तरह से अगर पुशिंग फोर्स के केस में देखेंगे तब भी मैंने दो फॉर्मूलाज लिख रखे हैं, आपको दोनों में बहुत सिमिलैरिटी दिखेगी, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है।
तो आप ये याद कर लोगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अदरवाइज आपको वहां पे आपके 10 सेकेंड भी इंपॉर्टेंट है, तो 10 सेकेंड भी अगर वेस्ट हो जाते हैं तो वो हम लोग को आगे जाके, मतलब हर एक समय अगर आप सोचो 10 सेकेंड अगर हम 10 समय वेस्ट कर रही है तो आप ऐसे समझिए कि आगे जाके हो सकता है आप 2 क्वेश्चन आपके छूट जाए। तो हर एक सेकेंड आपका एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी यहाँ पे बेटा इसी में केस है, ये मिनिमम पुलिंग फोर्स हमको पता है, लेकिन मिनिमम में भी और मिनिमम कब होगा, मतलब यानी बेसिकली पहले हमने क्या निकाला, पुलिंग फोर्स, ठीक है। अब मिनिमम मतलब मैं इसको ऐसे कौन से एंगल पे रखूं कि मुझे फोर्स सबसे कम लगाना पड़ेगा, मैं कौन से एंगल पे इसको रखूं तब मुझे फोर्स सबसे कम लगाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज द एग्जैक्टली मिनिमम फोर्स, ठीक है। तो मिनिमम फोर्स व्हेन cos अल्फा माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 1, नहीं, जब डिनोमिनेटर आपका मैक्सिमम हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है, तब ये वाला जो फोर्स है वो मिनिमम हो जाएगा। मैंने अल्फा माइनस थीटा बेसिकली cos अल्फा माइनस थीटा को 1 कर दिया, तो डिनोमिनेटर cos थीटा की आपकी वैल्यू मैक्सिमम 1 ही होती है ना बेटा, तो ये पूरा टर्म जब आपका 1 हो जाएगा तो बेसिकली अल्फा माइनस थीटा शुड बी इक्वल्स टू 0। अल्फा माइनस, तो अल्फा और थीटा की वैल्यू कैसे जानी चाहिए बेटा, इक्वल, बिकॉज cos 0 ही तो 1 होता है, सो हियर अल्फा इज इक्वल्स टू थीटा। तो जब अल्फा और थीटा इक्वल हो जाएंगे तब आपको मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा। अल्फा क्या है बेटा, अल्फा तो ये वाला एंगल है जिसपे हमको फोर्स लगाने में थीटा, थीटा इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अल्फा मतलब जिस एंगल पे हम उसको खींच रहे हैं, और थीटा इज द एंगल ऑफ रिपोज। तो अगर आप एंगल ऑफ रिपोज पे खींचोगे तब आपका जो फोर्स है आपको सबसे कम लगाना पड़ेगा। तो अगर अल्फा इज थीटा, cos 0 हमारा 1 हो जाएगा, तो हमारा P का फॉर्मूला हो जाएगा mg sin थीटा। अभी मैंने आपके लिए ट्रायंगल ड्रॉ करके रखा है बेटा। tan थीटा क्या होता है आपको पता है, tan थीटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन है विच इज म्यू, दैट इज म्यू बाई 1, तो मैंने वही लिखा है। ट्रायंगल है, tan थीटा इज ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, दैट इज म्यू बाय 1, तो ये हाइपोटेनस की वैल्यू हो गई √1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो साइन थीटा अगर मैं पुट करूंगी तो साइन थीटा हो जाएगा बेटा मेरा ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस, तो ये है मिनिमम फोर्स। इज दिस क्लियर? देखा मिनिमम पुलिंग फोर्स एंड मिनिमम पुशिंग फोर्स, और मिनिमम पुलिंग फोर्स में भी हमने एक स्पेशल चीज देखी कि अगर हम ये वाले एंगल पे रखते हैं तब ये फोर्स सबसे ज्यादा कम होता है और इसकी वैल्यू ये होगी। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी प्लीज ये चीज याद कर लेना। मैंने आपको 45 मिनट टेक्निक जो बोली है, सुबह उठ के 45 मिनट सिर्फ और सिर्फ अपने फॉर्मूलाज को दीजिए। आप देखेंगे कि 1 महीने के अंदर आपको सारे फॉर्मूलाज एकदम याद हो जाते हैं। जो पिछले 2 साल से आप ट्राई कर रहे हो, आपको याद नहीं हो पा रहे हैं, आप भूल जाते हो, याद होते हैं बट आप भूल जाते हो। बट अगर 45 मिनट्स टेक्निक आप यूज करोगे, सुबह उठ के सबसे पहला काम करना है बुक खोलना है, 45 मिनट्स तक सिर्फ सारे फॉर्मूलाज को ग्लैंस करना है। जो बहुत टफ फॉर्मूलाज हैं उनको रिवाइज करना है, मुंह से बोल के रिवाइज करना है, एंड देन यू योरसेल्फ सी द चेंज। चलिए कुछ और चर्चा करते हैं फ्रिक्शन के बारे में। ये हमारी बॉडी है जिसपे फोर्स लग रहा है F, इसका मास m है बेटा, तो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg, तो नॉर्मल हमारा mg के बराबर होगा। ये हमारा पीछे लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स और हम इसको आगे लेके जा रहे हैं, बेसिकली इस तरफ जा रहा है, तो इसका एक्सीलरेशन a है, हमने ऐसा मान लिया। अब पूछा है कि इसका एक्सीलरेशन कितना होगा, तो आप कैसे निकालोगे? तो बेटा इस तरफ ये जा रहा है, तो कौन इसको लेके जा रहा है? तो लेके जाने वाला फोर्स इज F, रोकने वाला फोर्स इज F के। लेके जाने वाला फोर्स, चल भाई तू मेरे साथ, तो कौन लेके जाना चाहता है इसको? F। लेकिन कौन जाने नहीं दे रहा है फ्रिक्शन को? नहीं, हम दो मेरे दोस्त को जुदा मत करो, तो फ्रिक्शन उसको रोक रहा है। तो लेके जाने वाला फोर्स इज F, रोकने वाला फोर्स इज F के इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अभी आपको पता है F के जो होता है वो म्यू एन के बराबर होता है, तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ F माइनस म्यू एन, एन इज हियर mg डिवाइडेड बाय m is acceleration. So this is the acceleration of this block. कितना इजी है। अब बेटा आगे चलते हैं। अब इस केस में ये हमारा ब्लॉक है, ये हमने इंक्लाइन सरफेस पे रखा है, जिस इंक्लाइन सरफेस का एंगल थीटा है, इसका मास mg है बेटा, तो नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड में mg लगेगा, तो हमने mg के 2 कंपोनेंट किए, mg cos थीटा, mg sin थीटा। नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर है बेटा, इसके लिए यहाँ पे हमारा नॉर्मल ऐसे सीधा था, अब हमारा सरफेस टेढ़ा हो गया तो नॉर्मल भी टेढ़ा हो गया। देखो पहले नॉर्मल ऐसा था ना, अब ऐसा हो गया तो नॉर्मल टेढ़ा हो गया। अब ये ब्लॉक अगर नीचे खसकेगा तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ। लेकिन फिर भी हम ऐसा मान रहे हैं कि दिस mg sin थीटा इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन फोर्स, तो ऑब्वियसली नीचे आएगा विथ सम एक्सेलरेशन a।
अगर ये दोनों बेटा इक्वल हो जाएंगे तो ये नीचे तो खसकेगा। सपोज अगर ये रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, लेकिन अगर इसके पास कुछ वेलोसिटी v है और ये दोनों फोर्स इक्वल है तो ये उसी वेलोसिटी से नीचे आते जाएगा, अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल है तो। फिलहाल हम ऐसा मान रहे हैं कि mg sin थीटा ज्यादा है, fk कम है, तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होगा। सो दिस इज mg sin theta minus friction force, where friction force is mu into n is equals to mass into acceleration. So mg sin theta minus mu n बेटा इस बार किसके बराबर है? mg cos theta के इस ma। तो बेटा m सब जगह से कट गया, तो यहाँ हमको एक ही वैल्यू है g sin theta minus mu g cos theta। आगे बढ़ते बेटा, नेक्स्ट इज वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। बेसिकली ये जो ब्लॉक है इस पे हमने आगे की तरफ एक फोर्स लगाया P और इस पे पीछे फ्रिक्शन लग रहा है F की। अगर ये ब्लॉक मूव कर रहा है बट इसका एक्सेलरेशन 0 है, तो ऑब्वियसली बात है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, मतलब आगे वाला फोर्स और पीछे वाला फोर्स बिल्कुल इक्वल होंगे। और हमने इसको यहाँ पे कुछ डिस्प्लेसमेंट किया S। तो बेसिकली इस P ने कितना वर्क किया? सो द वर्क डन बाय P is equals to force that is P into displacement S। बट ये जो P है बेटा ये तेरा Fk के बराबर है, और Fk क्या होता है बेटा अपना? mu mg। सो दिस इज mu mg S। समझ में आ रहा है? बेसिक आप चीजें सम्स में लगाने वाले हो, इसलिए मैं आपके साथ सारी चीजें डिस्कस कर रही हूँ। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे एक ब्लॉक है, ये ऊपर हम लेके जा रहे हैं। तो बेसिकली अगर ब्लॉक ऊपर लेके जा रहे हैं तो फ्रिक्शन अब नीचे लगेगा। यहाँ क्या हो रहा था बेटा? ब्लॉक नीचे घसड़ रहा था तो फ्रिक्शन ऊपर लग रहा था। फ्रिक्शन इज द सेल्फ एडजस्टिंग डायरेक्शन फोर्स। अपने डायरेक्शन को वो सेल्फ एडजस्ट करता है। तो अगर हमने फोर्स ऊपर लगाया तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा, बट यहाँ हम 0 एक्सेलरेशन के साथ उसको ऊपर लेके जा रहे हैं। मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब ऊपर लगने वाली फोर्स और नीचे लगने वाली फोर्स बिल्कुल सेम है। तो बेसिकली यहाँ पे हमने इसको S डिस्प्लेस किया, और ये जो P है वो किसके बराबर होगा बेटा? फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है प्लस mg sin थीटा, ये दोनों फोर्स नीचे लग रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है ना बेटा? एक्सेलरेशन 0 है, कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, मतलब ऊपर वाले फोर्स और नीचे वाले फोर्स बिल्कुल इक्वल होंगे। ये मैं आपको NLM में बता चुकी हूँ बेटा। यहाँ पे ब्लॉक मोशन में है बट वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो नेट फोर्स 0, मतलब ऊपर वाले और नीचे वाले फोर्स बिल्कुल सेम है। तो ये हो गया Fs प्लस mg sin थीटा, वेयर Fs इज mu mg cos थीटा प्लस mg sin थीटा। सो द वर्क डन बेटा, मैंने mg कॉमन निकाल लिया, ये हो गया mu cos थीटा प्लस sin थीटा। दिस इज द फोर्स P into displacement S. So this is the work done. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज मोशन ऑफ इंसेक्ट। ये भी बहुत ही इजी, इसके सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ही इजी है बेटा, मजेदार कॉन्सेप्ट है। बेसिकली एक बोल है, इसमें हमारी एक चींटी है, कोई भी इंसेक्ट है, ये ऊपर चढ़ने की कोशिश करिए बट ये यहाँ तक ही जा पाती है, इससे ज्यादा ये ऊपर नहीं जा पाती। क्यों नहीं जा पाती बेटा? फ्रिक्शन इज नॉट सफिशिएंट। ये इससे ज्यादा ऊपर जाएगी ना तो फ्रिक्शन जो है वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि इसको ऊपर जाने में मदद करे। बेसिकली देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, पहले सिचुएशन समझो। ये हमारी इंसेक्ट है, इंसेक्ट पे mg नीचे की तरफ लग रहा है, ये हो गया mg cos थीटा, ये हो गया mg sin थीटा, ये है हमारा रिएक्शन या तो नॉर्मल फोर्स यहाँ पे जो इस पे लगेगा। तो बेसिकली अगर सपोज ये स्मूथ सरफेस होता तो ये इंसेक्ट कभी ऊपर जा ही नहीं पाता, बिकॉज mg sin थीटा बार बार उसको स्लिप करा देता। लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन उसको मदद करता है इधर तक जाने के लिए, तो इस जगह फ्रिक्शन Fk और mg sin थीटा इक्वल है। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर जाएगा बेटा mg sin थीटा बढ़ जाएगा और फ्रिक्शन कम हो जाएगा, तो वापस ही सरक के नीचे आ जाती है। नीचे वाला फोर्स बढ़ जाएगा ना, थीटा बढ़ते जा रहा है बेटा, तो तेरा mg sin थीटा बढ़ेगा, बट फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू तो उतनी ही रहेगी। तो अगर ये वैल्यू बढ़ गई, ये इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकती, ये फिक्स्ड है, तो वापस ही सरक के नीचे आएगी। तो सवाल पूछा जाता है कि ये जो इंसेक्ट है ये कितने हाइट तक जा सकती है। सॉरी। तो बेटा यहाँ पे अपन ये इक्विलिब्रियम लगाएंगे, mg sin थीटा इज इक्वल्स टू Fk। दिस इज द मैक्सिमम लिमिट ना, एंड mg cos थीटा इज इक्वल्स टू n, बट Fk इज नथिंग बट म्यू इंटू n। तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ mg sin थीटा इज इक्वल्स टू म्यू mg cos थीटा
बेटा mg कट गया तो वापस ये आ गया tan थीटा इज म्यू। अब यहां जरा tan थीटा देखना बेटा, यहां से इस ट्रायंगल से tan थीटा की वैल्यू क्या आती है बेटा, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। तो ऑपोजिट इज नथिंग बट इट इज आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय वाई। अगर आप दोनों को इक्वेट कर दोगे तो ये हो गया म्यू इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय वाई, दिस इज अंडर रूट। यहां से बेटा अपने को y की वैल्यू मिलेगी r बाय अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो आप h निकाल सकते हो, h इज बेसिकली r माइनस वाई। तो ये आपको y मिल गया है, तो आप r में से y को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर, सारा कॉन्सेप्ट है बेटा। ये वाली चीज में फॉर्मूला याद रख सकते हो। बेसिकली ये लोग y पूछते हैं या h पूछते हैं, तो पहले आप y निकाल लीजिए, या तो यहाँ आप सब्सटीट्यूट कर दोगे बेटा तो r कॉमन निकल जाएगा। जगह थोड़ा शॉर्टेज पड़ गया इसलिए मैं बता रही हूँ, r माइनस आर बाई 1 अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो r कॉमन निकाल लिया बेटा, तो क्या बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो ये आपको हाइट आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट आप याद रख सकते हो। तो आपके जो इंपॉर्टेंट टाइम की मैं बात करती थी 10 सेकंड आपके सेव हो जाएंगे। 10 से भी ज्यादा कभी कभी हम 20 सेकंड कैलकुलेशन में कर देते हैं तो वो टाइम हमारा बच जाएगा। इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगी कॉन्सेप्ट में फिलहाल मत जाइए, फिलहाल ये फॉर्मूला y का याद रख लीजिए। ठीक है, चलिए कॉपी करिए। ओके, अब कुछ और चीजें देखते हैं बेटा। ये एक हैंगिंग चेन है। हैंगिंग चेन मतलब बेटा यहाँ पे कुछ, ये पूरी एक चेन है, इसका कुछ पार्ट यहाँ हैंग हो रहा है। बेसिकली द टोटल लेंथ इज कैपिटल L एंड द टोटल मास इज m। उसमें से जो स्मॉल l है वो नीचे हैंग कर रही है, तो जो रिमेनिंग दैट इज कैपिटल L माइनस स्मॉल l ऊपर लाई कर रही होगी। ये जो हैंगिंग पार्ट है इसका मास m2 है और जो लाइन मास है इसका मास जो है m1 है। तो यहाँ मैंने डायरेक्ट आपको फॉर्मूलाज बोले हैं, आप बस ये याद कर लीजिए, अभी ज्यादा डिटेलिंग में मत जाइए बेटा। तो यहाँ पे जो म्यू है दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू हैंगिंग मास अपॉन लाइन मास। तो हैंगिंग मास कितना है बेटा m2 और लाइन मास कितना है m1। बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे इसको नीचे कौन खींच रहा है, ये जो m2g, ये m2 है ना मास, और इसको g नीचे खींच रहा है, और इसको रोक कौन रहा है पीछे, फ्रिक्शन। इसका मास कितना है m1, म्यू और g। तो आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो m2g, इसको नीचे खींच रहा है बट इसको रोक कौन रहा है बेटा, m1 म्यू g। तो देखा g और g कैंसिल, तो वही आ गया ना, म्यू इज m2 by m1 where m2 is the hanging mass and m1 is the line mass। सिमिलरली आप L के टर्म्स में लिख सकते हो, म्यू इज हैंगिंग लेंथ अपॉन लाइन लेंथ। तो हैंगिंग लेंथ इज स्मॉल l एंड लाइन लेंथ इज l माइनस स्मॉल l। और इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये हमको फॉर्मूला मिल जाएगा, स्मॉल l बाय कैपिटल L इज म्यू बाय म्यू प्लस 1। इसको सॉल्व करने से ये आ जाता है, कुछ बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हुए बेटा बहुत ही सिंपल है, ये एक इंक्लाइन सरफेस है, दिस इज स्मूथ इंक्लाइन है। तो बेसिकली mg इस तरफ है, ये नीचे की तरफ सरकेगा। तो इसका एक्सिस पे एक ही फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से नीचे आ रहा है, कोई इसको रोकने वाला नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, तो mg साइन थीटा की वजह से ये नीचे आएगा। तो यहाँ जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा g साइन थीटा। अब आपको पूछा है कि एक और चीज बताइए कि इनिशियल वेलोसिटी बेटा इसकी 0 है, तो नीचे आने में इसको कितना टाइम लगेगा या इसकी वेलोसिटी नीचे आते आते कितनी हो जाएगी। तो आप सबको एक फॉर्मूला पता है टाइम का, अंडर रूट 2h बाई जी, दैट इज वर्टिकल मोशन में अपन ने किया था ना, वही फॉर्मूला यहाँ लगा सकते हो बेटा। 2h मतलब डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, g साइन थीटा। फिर वेलोसिटी का एक फॉर्मूला सीखा था बेटा, अंडर रूट 2gh, g की जगह क्या आ जाएगा, g साइन थीटा एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट की जगह s। खत्म हो गया। कितना इजी है, आप लगा के देखो, काइनेमैटिक्स यही आने वाला है। आगे बढ़ते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वेज एंड बॉडी। यहाँ पे क्या दिया बेटा, एक स्मूथ बॉडी है, स्मूथ सरफेस है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट फंसता है, डायरेक्ट, कुछ नहीं करना है, जितना मैं उतना सुनना। ये रफ है, ये डिस्प्लेसमेंट s है, ये डिस्प्लेसमेंट s है, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इसको यहाँ पे नीचे आने को t टाइम लगता है और इसको नीचे आने को n इंटू टी टाइम लगता है। अब आपको पूछा है म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ दिस रफ सरफेस, और तो दोनों का एंगल सेम है बेटा। तो बेसिकली यहाँ अगर मैं काइनेमैटिक्स इक्वेशन लगाऊंगी तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है बेटा, हाफ g साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर, राइट। अगर वही मैं यहाँ लगाऊंगी तो हाफ एक्सेलरेशन इज g साइन थीटा नीचे की तरफ लगेगा
और इसको रोकेगा कौन बेटा? दिस विल बी म्यू जी कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ इसका ये नीचे की तरफ एक्सेलरेशन एक ही है, यहाँ ये नीचे की तरफ ला रहा है और ये उसको रोक रहा है, ऊपर की तरफ नहीं जा, फ्रिक्शन है ना बेटा, तो दोनों को अलग होने नहीं देगा। इसको सॉल्व करते हुए यहाँ पे एक रिलेशन आता है, u इज tan थीटा 1 - 1 by n square. This is the coefficient of friction of the rough surface. tan थीटा, थीटा एंगल है बेटा, n क्या है? यहाँ पे जो n टाइम, जैसे यहाँ पे अगर 2 सेकंड लग रहे हैं तो यहाँ पे 4 सेकंड लग रहे हैं, यहाँ पे 2 सेकंड लग रहे हैं तो यहाँ पे 8 सेकंड लग रहे हैं, तो कितने टाइम्स हो गया? 4 टाइम्स, तो वो 4 है। समझ में आ रहा है ना? यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो दिस इज 2 टाइम्स, n की वैल्यू 2 हो गई। यहाँ 2 सेकंड है, यहाँ 8 सेकंड है, तो n की वैल्यू 4 हो गई, तो वो सब्सटीट्यूट करना है। समझ में आ रहा है? यहाँ 2 सेकंड, यहाँ 6 सेकंड्स, तो n की वैल्यू 3 हो गई। तो जो वैल्यू आपको बेसिकली n कितने टाइम्स ये टाइम बड़ा है, वो वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए कॉपी करिए, आगे बढ़ते हैं। कैसा लग रहा है आप लोग को? मजा आ रहा है ना? मैं सारे हर एक वैरायटी जैसे एग्जाम में पूछी जा सकती है सब आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। इसके लिए इसके बाद एमसीक्यूज आप जरूर जरूर ट्राई करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोला है कि ये हमारा एक ब्लॉक है, ऑब्वियसली फ्रिक्शन सरफेस है, हवा में नहीं है ये सरफेस, ये रहा हमारा सरफेस। इसको हमने कुछ u वेलोसिटी से धक्का दे दिया, तो क्या ये चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा? नहीं, हम देखते हैं ये रुक गया। मिस क्यों रुका? क्या क्यों रुकेगा बेटा? फ्रिक्शन। तो यहाँ पीछे इस पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, जिसकी वजह से कुछ देर बाद ये रुक गया। अब सवाल है कि इसको कितना टाइम लगा यहाँ तक जाने में, या कितना डिस्प्लेसमेंट के बाद ये रुकेगा। ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको पूछे तो आप कैसे करोगे? तो बेटा आपको पता है फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, ये प्लेन सरफेस है, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो म्यू जी के बराबर होगा। सच कहूं तो इसको डी एक्सेलरेशन बोलना सही है, बिकॉज वेलोसिटी आगे की तरफ है और फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, सो दिस इज अ बेसिकली डी एक्सेलरेशन। तो ये नेगेटिव आप ले सकते हो। तो अभी आप काइनेमैटिक्स लगा के देख लो बेटा, v² इज u² प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी तो बेटा अपनी 0 है, तो u² इज माइनस 2as, सो u इज √2as माइनस, बट ये भी माइनस ये भी माइनस, तो u क्या आ गया बेटा अपने को? √2μgs। सो दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी। बट हम लोग को तो इनिशियल वेलोसिटी निकालनी नहीं थी, मैं सबको तो s निकाला था, अरे बेटा गड़बड़ हो गई। तो बेसिकली s आ जाएगा u² बाय 2μg, ये आएगा। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। इतने डिस्प्लेसमेंट के बाद ये रुक जाएगा। अब इस कितने टाइम के बाद रुकेगा बेटा? वापस v = u + at लगा दे। ये हटा देती हूँ, ये जरूरत नहीं है, ये नहीं पूछते। आपको यही पूछते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस, इसको स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलते हैं, तो आपको स्टॉपिंग डिस्टेंस ही पूछते हैं कि कितने डिस्टेंस चलने के बाद ये रुक जाएगा। तो ये इसका एक फॉर्मूला है। इसका एक और फॉर्मूला बताती हूँ बेटा, आप सबको पता है मास इंटू वेलोसिटी इज मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा इसका? m इंटू यू। तो u की जगह, यहाँ u लिख देती हूँ, तो u की जगह क्या हम p/n सब्सटीट्यूट कर सकते हैं? करो जरा यहाँ सब्सटीट्यूट, तो क्या हो जाएगा? s = p² बाय 2m² μg। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसमें गड़बड़ मत करना। दिस इज द स्टॉपिंग डिस्टेंस, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर यहाँ p और म्यू कांस्टेंट है तो s और m का रिलेशन इनवर्स आएगा स्क्वायर के साथ। द स्टॉपिंग डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m²। द स्टॉपिंग इफ p and mu are constant. If p and mu are constant, stopping distance is inversely proportional to m²। अभी बेटा आगे टाइम की बात करते हैं, तो टाइम में लगा दो v = u + at। कहा करूं? यहाँ करती हूँ v = u + at। थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ी खिचड़ी हो गई है। फाइनल वेलोसिटी बेटा तेरी 0 है, देखो टाइम पूछा है, तो टाइम है बेटा u/a, सो टाइम इज u/μg। तो इतना डिस्टेंस चलने के बाद, जो एस डिस्टेंस चला, इतना चलने के बाद ये रुक जाएगा, और इसको चलने के लिए इसको इतना टाइम लगेगा u/μg। क्लियर? तो यहाँ पे क्या क्या हमने सीखा? स्टॉपिंग डिस्टेंस इज u² / 2μg। अगर p मोमेंटम के टर्म्स में लिखना है तो s is p² / 2m² μg।
तो p और म्यू कांस्टेंट है, सो s इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट टाइम इज u बाय म्यू जी। आगे बढ़ते हैं। अब इंक्लाइन सरफेस पे ये डिस्टेंस अगर आपको पूछा है s, बेसिकली यहाँ मैंने जगह ज्यादा छोड़ दी है, कुछ खास पूछा नहीं है। हाँ, यहाँ क्या पूछा है, चलिए ये हमने इनिशियल वेलोसिटी u से इसको ऊपर की तरफ धकेला, तो जब हम इसको ऊपर धकेलेंगे तो इस पर दो फोर्सेस नीचे लगेंगे। ऊपर जा रहा है तो एक mg sin थीटा तो लगेगा ही, साथ में फ्रिक्शन भी नीचे लगेगा। तो ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल होने के बाद रुक जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे जो डी एक्सेलरेशन होगा वो होगा g sin थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा। ये बेटा मास की एज इन ग्रेविटी की वजह से आया और ये फ्रिक्शन की वजह से आया। कौन सा फॉर्मूला लगाए, v स्क्वायर इज यू स्क्वायर प्लस 2as लगाते हैं, तो फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 हो गई। तो हमको आ गया 2as इज यू स्क्वायर, माइनस आएगा बट ये डी एक्सेलरेशन ऑलरेडी नेगेटिव ही है, तो यहां से मुझे s आ रहा है u स्क्वायर बाई 2 g साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा। तो इतना डिस्टेंस चलने के बाद हमारा ब्लॉक रुक जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा, दोनों केसेस समझ में आए। ये अगर अपना नॉर्मल सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस, कितने डिस्टेंस के बाद रुकेगी, और अगर इंक्लाइन सरफेस है, हमने इंक्लाइन सरफेस पे ऐसे ब्लॉक को ऊपर की तरफ धक्का दिया तो कुछ देर बाद ये रुक जाएगी, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद ये रुक जाएगी। आपको टाइम चाहिए तो आप टाइम भी निकाल सकते हो, वही v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगा के, v इज यू प्लस एटी लगा के बेटा फाइनल वेलोसिटी तेरी 0 है, तो ये साइड आएगा, तो t इज इक्वल टू यू बाई ए, ये आपको मैंने बता ही दिया। सब्स्टिट्यूट करोगे तो टाइम भी आ सकता है, फाइनल वेलोसिटी तो 0 ही है और ये डिस्टेंस का ये फॉर्मूला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज स्टॉपिंग ऑफ ब्लॉक ड्यू टू फ्रिक्शन। अगेन एज इट इज क्वेश्चन आता है। यहाँ क्या बोला है, दो ब्लॉक हैं जिनको हमने एक स्प्रिंग से बांध दिया है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। हमने इन दोनों को ऐसे कंप्रेस किया तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी डेवलप हो जाएगी बेटा, जैसे अगर हम कंप्रेस करेंगे तो देखा जाए तो इनके अंदर स्प्रिंग एनर्जी डेवलप हो जाएगी। फिर हमने छोड़ दिया तो स्प्रिंग एनर्जी है वो दोनों की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद ये दोनों ब्लॉक आगे की तरफ जाएंगे और फाइनली कुछ डिस्टेंस चलने के बाद रुक जाएंगे। तो यहाँ वही लिखा है, व्हेन ब्लॉक्स आर कंप्रेस्ड एंड रिलीज्ड, एनर्जी अक्वायर्ड बाय द ब्लॉक डिसिपेट अगेंस्ट फ्रिक्शन एंड दे कम टू रेस्ट। हमने दबाया और छोड़ दिया तो उनके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो गई, उसके बाद वो दोनों ब्लॉक चलने लगे। अब दोनों ब्लॉक जब चलेंगे तो फ्रिक्शन उनपे पीछे की तरफ एक्ट करेगा, जिसकी वजह से वो फाइनली जाके रुक जाते हैं। तो अगर हम इस ब्लॉक की बात करेंगे तो इस ब्लॉक की जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट होने वाली है बेटा, वो वेस्ट होने वाली है इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन। सो दैट इज फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट s। ठीक है, अब काइनेटिक फ्रिक्शन का हमको एक फॉर्मूला पता है बेटा, p स्क्वायर बाई 2m, ये पता ही है ना आपको। सो p स्क्वायर बाई 2m, फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है बेटा, म्यू mg इंटू s। तो यहां से भी हमको यही वाला रिलेशन आपको आते हुए दिख रहा है, s इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2m स्क्वायर म्यू g। तो यहाँ हमको मिला s इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2 म्यू m स्क्वायर g। तो ये देख सकते हो आप कितना इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब यहाँ बोला जाता है कि इन दोनों ब्लॉक्स का इनिशियल मोमेंटम सेम था, मतलब p सेम था, म्यू सेम था। तो अगर एक का मास 2m है, दूसरे का मास m है, तो किसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो गया, उसका रेशियो निकालो। तो बेटा p एंड म्यू कांस्टेंट है, टिपिकल क्वेश्चन एज इट इज फंसता है, p एंड म्यू आर कांस्टेंट। तो क्या रिलेशन है, s इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m स्क्वायर, सो s1 बाई s2 इज m2 बाई m1 का स्क्वायर। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू ऑल। समझ गया, चलिए कॉपी करिए। चलिए बच्चे लोग और आगे बढ़ते हुए, अब ये कुछ स्पेशल केसेस हैं, वापस ये एज इट इज सम फंसते हैं, देखते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है, बेसिकली ये कोई व्हीकल है जो ऐसे आगे जा रही है और इस पे यहाँ पे ये ब्लॉक है, ये चिपक गया है, मतलब नीचे सरक नहीं रहा है। अगर सपोज ये ऐसे रुकी हुई है और ये मैंने चौक रखी है तो स्लिप हो रहा है, लेकिन अगर मैं इसको एक्सेलरेशन दे दूं तो हम क्या देखते हैं कि चलने लग गई ये चौक। इसके साथ अगर देखा आप लोगों ने, ये देखिए गिर नहीं रही है, बाद में गिरी हो तो मैं रोक दिया। ये देखना, अगर ये ऐसे तो नीचे स्लाइड करेगी, अगर आगे चल जाती है, अरे बाप रे क्या हो रहा है, ये देखिए
चलिए ना साथ में, है ना। चौक थोड़ा सा आगे गई, क्यों इसके साथ आगे गई बेटा, क्यों के लिए, क्यों ये स्लाइड नहीं हुई, बिकॉज mg को फ्रिक्शन ने बैलेंस कर दिया। तो मिनिमम ट्रक का कितना एक्सेलरेशन होना चाहिए ताकि ये जो ब्लॉक है ये इस पे गिरे ना, ये इस पे चिपका रहे। व्हाट इज द मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक सो दैट दिस ब्लॉक स्टिक्स ऑन दिस ट्रक, ट्रक बोल दो, व्हीकल बोल दो, जो भी, जिसका एक्सेलरेशन ए है। तो बेटा यहाँ पे mg नीचे की तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ लगेगा फ्रिक्शन, बट फ्रिक्शन क्या होता है बेटा, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। इतना हमको समझ गया। अब यहाँ पे नॉर्मल कौन प्रोवाइड करेगा, ये दोनों कांटेक्ट में है, तो ये जो ट्रक होगा इसका नॉर्मल आगे की तरफ होगा। अगर आप इसी ट्रक पे बैठ के इसको ऑब्जर्व करो तो आपको सूडो लगेगा बेटा। सूडो का क्या मेथड है, जो जिस पे आप बैठे हो उसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज करके इसको दे दो। तो ये मास m है, इस पे आगे की तरफ, अभी फिलहाल आप इस ट्रक पे बैठे, तो आपके लिए कैसा है बेटा, ये रेस्ट पे है, तो एक नॉर्मल तो लगेगा आगे की तरफ, दूसरा सूडो फोर्स लगेगा। ट्रक का एक्सेलरेशन किधर है, आगे की तरफ, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज करके इसको दे दिया, और मास ऑब्जेक्ट का। तो अब इसके लिए पर्सन के लिए आगे n लग रहा है, पीछे ma लग रहा है। सो n इज इक्वल्स टू ma, सो mg is equals to mu ma, तो mm cut, so this g by mu, so a should be greater than or equal to g by mu। अगर इससे एक्सेलरेशन कम होगा तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस पे चिपका हुआ नहीं रहेगा और ये नीचे गिर जाएगा। सो व्हाट इज द मिनिमम एक्सेलरेशन, इट इज g by mu। तो मिनिमम एक्सेलरेशन इज g by mu, या तो उससे ज्यादा होना चाहिए या g by mu के बराबर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, स्टिकिंग ऑफ अ पर्सन विद अ बॉल ऑफ अ रोटर। ये एक रोटर है जो गोल गोल घूम रहा है विद एंगुलर स्पीड ओमेगा। यहाँ पे आदमी है, ये इस तरह से इस पे चिपक गया, वो पूरा ट्रक ऐसे गोल गोल, या रोटर, ट्रक क्या रोटर, रोटर से गोल गोल घूम रहा है और ऐसे चिपक गया है, समझ रहा है। तो यहाँ पे कैसे वो नीचे नहीं गिर रहा है, अभी अपन ऐसे हवा में रहेंगे तो ऐसे धड़ाम से गिर जाएंगे ना, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये गोल घूम रहा है। तो गोल घूम रहा है, तो यहाँ पे बाहर की तरफ, अगर आप इसी पे बैठ के इसको देखो, हम यहाँ बैठ गए तो इस पे क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ, ये रहा Fc, और N अंदर की तरफ, बिकॉज इसका कांटेक्ट में है ना, तो N आ गया, mg नीचे और Fs ऊपर। अब इसको यहाँ इस जगह पे हवे में कौन रोक के रख रहा है, दिस फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन इज बैलेंसिंग mg एंड फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। हियर n इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। कितना मजेदार है, सारी फिजिक्स इसमें लग जाती है। देख बेटा, Fs इज mg, ये पहला हो गया। दूसरा Fs इज म्यू इंटू एन, बट n इज mr ओमेगा स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट कर दो, म्यू n इज mg, सो म्यू mr ओमेगा स्क्वायर इज mg, m और m कट गए, तो यहां से हमको ओमेगा की वैल्यू आ गई g बाय म्यू r अंडर रूट। तो अगर ओमेगा इससे ज्यादा या इसके बराबर होगा तो ये आदमी इस पर चिपका रहेगा छिपकली की तरह, अदरवाइज स्लाइड। ओमेगा g बाय म्यू आर से ज्यादा होगा या उसके बराबर होगा तो ये छिपकली बन जाएगा, अदरवाइज ये नीचे सरकेगा। समझ में आया दोनों कॉन्सेप्ट, एकदम मजेदार है, बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सको तो भी अच्छा है। हियर ए मिनिमम इज g बाय म्यू, यार ओमेगा इज अंडर रूट g बाय म्यू आर। अदरवाइज कैसे लगाना है वो भी मैंने आपको बता दिया। इस केस में mg नीचे, फ्रिक्शन ऊपर, फ्रिक्शन इज म्यू इंटू एन, हियर n इज इक्वल टू ma, सूडो के हिसाब से सॉल्व किया। यहाँ बेटा, यहाँ भी हम इस पे बैठ गए, तो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अंदर की तरफ नॉर्मल। सो mg इज fs, fs इज म्यू एन, n इज f, सब इंटररेटिव, ये a टू b, b टू c, सो a इज c, ऐसा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अभी बेसिकली यहाँ पे ये वॉल है, वर्टिकल वॉल, यहाँ मैंने चौक रखी तो ये नीचे गिरेगी, लेकिन मैं चाहती हूँ चौक इधर ही रहे, तो मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा मिनिमम, ताकि ये इधर ही रहे। अगर मैंने कम फोर्स लगाऊंगी तो भी नीचे गिरेगी ना बेटा। मैंने इधर बहुत ही कम फोर्स लगाया तो ये नीचे गिर रही है, समझ में आ रहा है। तो हमको निकालना है मिनिमम फोर्स। तो यहाँ पे भी बेटा फ्रिक्शन फोर्स Fs,
इज इक्वल्स टू एम जी। तो यहां से इस पे ब्लॉक, इसने इसको एफ दबाया तो यहां से नॉर्मल आ गया। तो एफ एस इज म्यू इंटू एन, बट एन इज इक्वल टू एफ, तो ये हो गया म्यू एफ इज एम जी। समझा ना, एफ एस इज म्यू एन, बट एन और एफ तो सेम है, तो म्यू एफ इज एम जी। सो एफ शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एम जी बाय म्यू। तो अगर हमारा एफ एम जी बाय म्यू से ज्यादा होगा या उसके बराबर होगा तो ये ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा, अदरवाइज ये नीचे गिर जाएगा। हॉरिजॉन्टल ट्रक एंड बार प्रॉब्लम, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अगेन ये एक ट्रक है जिसका एक्सीलरेशन at हमने लिया है, दैट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रक। ये ब्लॉक है जिसका मास m है। बेटा एक चीज सोचो, इस ट्रक पे तो हम फोर्स लगा रहे हैं जिसकी वजह से ये आगे जा रहा है, लेकिन मैं हाथ पे फोर्स लगा रही हूँ जिसकी वजह से मेरा हाथ आगे जा रहा है। इस चौक को कौन आगे लेके जा रहा है? इस चौक को लेके जा रहा है फ्रिक्शन फोर्स। अगर मेरा हाथ स्मूथ होता तो मेरा हाथ तो आगे निकल जाता और जो चौक है वो नीचे गिर जाती। या आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। एक ग्लास लेना, उसके ऊपर एक पतला सा पेपर रखना और उसके ऊपर एक कॉइन रखना, और आप एकदम धीरे धीरे उस पेपर को मूव करना। ठीक है, अगर आप धीरे धीरे पेपर को मूव करोगे तो आप क्या देखोगे बेटा, कि वो जो कॉइन है वो पेपर के साथ जा रहा है। ठीक है, वो कॉइन जो है वो पेपर के साथ जा रहा है। लेकिन अगर आप एकदम झटके से उसको खींच लोगे तो हियर फ्रिक्शन फोर्स इज नॉट सफिशिएंट कि वो उन दोनों को साथ में ले जाए, तो वो जो कॉइन है वो वहीं गिर जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे साथ में, फ्रिक्शन फोर्स इज सफिशिएंट के दोनों साथ में चल रहे हैं, अगर मैं एकदम से खींच लूं तो ये कॉइन यहाँ पे चौक है ये नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा इस ब्लॉक को कौन आके लेके जाएगा? इस ब्लॉक को लेके जाने वाला फ्रिक्शन फोर्स है। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स इस पे लगेगा, जो इस ब्लॉक को आगे लेके जाएगा, उसकी वैल्यू बेटा एफ एस है। तो फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू म्यू एम जी इन दिस केस, बिकॉज एम जी नीचे की तरफ लग रहा है और नॉर्मल है, तो नॉर्मल एम जी के बराबर है इन दिस केस। सो हियर द मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक एम force is equals to mass into acceleration a naught is equals to mu m g। तो m कट गया, तो इस ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सीलरेशन म्यू जी हो सकता है इस बार का। इफ दिस एक्सीलरेशन a naught इज ग्रेटर देन at, तो ये दोनों साथ साथ चलेंगे। अगर ये वाला एक्सीलरेशन at से ज्यादा है तो ये दोनों साथ साथ चलेंगे। इफ a naught इज ग्रेटर देन at, तो दोनों साथ रहेंगे और यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, फिर वो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा m इंटू ए टी के बराबर। फिर ये स्टैटिक हो गया ना, और स्टैटिक फ्रिक्शन तो सेल्फ एडजस्टिंग है बेटा, उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है। यहाँ बच्चे गलती करते हैं, अगर ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं, इफ ए नॉट इज ग्रेटर देन एटी, तो दोनों साथ साथ चलेंगे, तो इसका जो एक्सीलरेशन होगा वही इसका एक्सीलरेशन होगा, मतलब at, और इसका मास कितना है m, सो m at। और ये प्रोवाइड कौन कर रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। वापस सुनो, इफ a नॉट इज ग्रेटर देन 80, तो दोनों साथ साथ चलेंगे। जैसे यहाँ पे ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो मेरे हाथ का जो एक्सीलरेशन है, बेसिकली जो ट्रक का एक्सीलरेशन है, वही ब्लॉक का एक्सीलरेशन है। ब्लॉक का एक्सीलरेशन ज्यादा तो नहीं हो सकता बेटा, तो ट्रक का एक्सीलरेशन 80, तो ब्लॉक का भी एक्सीलरेशन 80। ब्लॉक का मास कितना है? m। अब ये जो फोर्स ब्लॉक पे लग रहा है, कौन लगा रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज MAT। क्लियर? इफ केस डिफरेंस A नॉट इज लेस देन AT, अगर A नॉट कम है AT से, तो बेसिकली क्या होगा? अभी कैसे सिचुएशन देखना, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। आप इस पे बैठ गए, तो आपको क्या करना है? मैंने बोला है डायरेक्शन चेंज करके इसको दे देना है। आप इस पे बैठ गए तो ट्रक का एक्सीलरेशन क्या है? 80, तो 80 का डायरेक्शन चेंज करके इसको दे दिया, तो हमको ऐसा लगेगा इस पे इस तरफ एक एक्सीलरेशन लग रहा है 80, बेसिकली दिस फोर्स इज MAT। इस पे पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, लेकिन सिंस दिस फोर्स इज ग्रेटर, ये पीछे की तरफ स्लाइड होगा। समझ में आ रहा है बेटा? अगर तेरा AT ज्यादा है A नॉट से, तो क्या होगा? हम इस पे बैठ गए, हमने इसका डायरेक्शन पलट के इसको दे दिया, तो AT इंटू M, ये इस पे पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है और इस पे आगे की तरफ कौन फोर्स लग रहा है? फ्रिक्शन फोर्स। तो इसका जो नेट या रिलेटिव एक्सीलरेशन होगा वो क्या आएगा बेटा? तो MAT इस पे इस तरफ लग रहा है
माइनस फ्रिक्शन फोर्स विच इज म्यू एम, ये लिखना सही है क्या? फ्रिक्शन फोर्स कितना है? हाँ ठीक है, म्यू एम जी इज इक्वल्स टू एम ए रिलेटिव, दैट इज द रिलेटिव एक्सेलरेशन. अब आप m सब जगह से काट दो, सो रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना आ गया बेटा? ए टी माइनस म्यू जी. सो दिस इज द रिलेटिव एक्सेलरेशन जो इस पे लग रहा है. अभी सवाल ऐसा पूछते हैं कि कितने टाइम बाद गिर जाएगा. तो बेसिकली ओपन एंड से कितने लेंथ पे रखा है बेटा? एल. तो कुछ टी टाइम बाद ये गिर जाएगा. टी का अपन को फॉर्मूला पता है, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है सो टी इज अंडर रूट 2h बाई जी, राइट. तो यहाँ पे आ जाएगा t इज इक्वल टू अंडर रूट 2l बाई a, where a is nothing but a relative acceleration. So t is under root 2l by a tangential minus mu. कितना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट था जो हमने कितने आसानी से सीख लिया. यहाँ हमने क्या सीखा? अगर ए टी कम है ए नॉट से, वेर ए नॉट इज ग्रेटर देन ए टी, कुछ भी बोलो, तो ये दोनों साथ साथ चलेंगे. जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो एम ए टी के बराबर होगा. लेकिन अगर टैंजेंशियल एक्सेलरेशन ज्यादा है और फ्रिक्शन उतना एक्सेलरेशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, मींस ए नॉट इज लेस देन ए टी, तो क्या होगा? यहाँ पे स्लाइडिंग स्टार्ट होगी. तो यहाँ सवाल आता है कि कितने देर बाद हमारा ब्लॉक गिर जाएगा. तो आप जाके बैठ जाओ. हम इस पे जाके बैठ गए तो डायरेक्शन चेंज करके हमने इसको दे दिया, तो हमारे हिसाब से एमएटी इधर लग रहा है और आगे फ्रिक्शन लग रहा है. बट सिंस दिस फोर्स इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन फोर्स, ये इस तरफ खसकेगा और कुछ देर बाद गिर जाएगा. कितनी देर बाद गिरेगा? अंडर रूट 2l बाई ए रिलेटिव, वेर ए रिलेटिव इज ए टी माइनस म्यू जी. क्लियर? प्लीज मेक अ नोट. सो हियर वी आर मूविंग ऑन टू द एंड ऑफ द चैप्टर. अब यहाँ पे हमको क्या दिया बेटा कि हमको मिनिमम कितना मास बांधना चाहिए ताकि ये मूव करने लग जाए, यहाँ पे मोशन शुरू हो जाए. तो यहाँ पे ये एक पुली है, यहाँ पे हमने नीचे M2 मास हैंग किया है और यहाँ पे इसके ऊपर M1 मास इस तरह से रखा हुआ है. तो यहाँ पे बेटा नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है M2G और ऊपर लग रहा है T. यहाँ पे ये सेम स्ट्रिंग है तो टेंशन सेम होता है स्ट्रिंग, सेम स्ट्रिंग में, सिंस इट इज मासलेस. तो यहाँ पे आगे की तरफ T लगेगा, तो इसका मास M1G नीचे की तरफ है बेटा, तो इस पे फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, दैट इज म्यू M1G. अब बेसिकली अगर आप इस पूरे को एक सिस्टम ले लो जैसे अपन NLM में करते थे, तो इसको कौन खींच रहा है नीचे? M2G. और कौन रोक रहा है? म्यू M1G. इंटरनल फोर्सेस तो आएंगे ही नहीं, तो बेटा कितना इजीली हो जाएगा. सो M2G इज द खींचने वाला फोर्स इज इक्वल्स टू म्यू M1G इज द रोकने वाला फोर्स. दिस इज द मिनिमम आई एम टॉकिंग. ओके, मिनिमम इतना मास चाहिए. तो बेटा G और G कट जाएगा, सो M2 शुड बी म्यू इंटू M1. सो बेसिकली M2 का इतना मास तो होना ही चाहिए, या इससे ज्यादा मास होगा तब जाके ये बॉडी, ये जो M1 है, ये मूव करेगा. उसी तरह से अभी हम एक इंक्लाइंड सरफेस पे हैं. इस इंक्लाइंड सरफेस का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा है, जैसा हमको दिख रहा है. यहाँ पे हमने M2 मास हैंग किया है और M1 इस इंक्लाइंड सरफेस पे रखा हुआ है. तो अब M2G नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा और टेंशन ऊपर की तरफ. ये सेम स्ट्रिंग है, मासलेस स्ट्रिंग है, इस पे ऊपर की तरफ टेंशन, तो फ्रिक्शन भी नीचे लगेगा और mg का एक कॉम्पोनेंट भी नीचे लगेगा. तो यहाँ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? दिस विल बी म्यू M1G cos थीटा और M1G sin थीटा भी इस तरफ लगेगा. तो अगर वापस अपन इसको एक पूरे को सिस्टम ले ले, ठीक है, तो मिनिमम कंडीशन बेटा, वी टॉकिंग अबाउट द मिनिमम कंडीशन. तो आइडियली देखा जाए तो यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा और यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा तब बेसिकली, बट हम मिनिमम कंडीशंस की बात कर रहे हैं. तो मिनिमम कंडीशन पे बेटा ये इंटरनल फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगे, तो अपन ऐसा बोलेंगे, ये फिलहाल एक्सेलरेशन कंसिडर नहीं कर रहे हैं. तो M2G नीचे की तरफ और उसको रोक रहे हैं ये दोनों फोर्स, तो हम लिखेंगे M2G इज म्यू M1G cos थीटा प्लस M1G sin थीटा. सो M2G इज म्यू M1G. एक काम करो बेटा, M1G कॉमन निकाल लो, तो ये हो जाएगा म्यू cos थीटा प्लस sin थीटा. बेटा G और G काट दो, सो M2 शुड बी M1 म्यू
cos थीटा प्लस sin थीटा। तो मिनिमम m2 का मास इतना होना ही चाहिए या इससे ज्यादा होना चाहिए, तब जाके ये ब्लॉक मूव करेगा। दिस इज द मिनिमम मास वी आर टॉकिंग अबाउट। इसके बाद क्या होगा, ऑब्वियसली ये फोर्स बढ़ जाएगा तो यहाँ एक्सीलरेशन शुरू हो जाएगा। अभी तक ये जस्ट मूव हो रहा है, जस्ट, क्योंकि इधर खींचने वाला फोर्स, रोकने वाला फोर्स से ऑब्वियसली ये फोर्स ज्यादा होगा, तभी तो एक्सीलरेशन शुरू होगा। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द मिनिमम फोर्स। इसके लिए हमने खींचने वाले फोर्स और चलाने वाले फोर्स को इक्वेट कर दिया। Okay, so the minimum force required on an inclined surface, minimum mass required on an inclined surface is mu m1, and here the minimum mass required is m1 bracket open mu cos theta plus sin theta. इसके बाद ब्लॉक ओवर ब्लॉक्स के क्वेश्चंस होते हैं, बट वो बेसिकली आपके नीट एग्जाम में पूछे नहीं जाते, तो हम बिना मतलब वो अभी इस टाइम पे नहीं करने की जरूरत है, और एक्सपेक्टेड भी नहीं है कि ये साल वो क्वेश्चंस आएंगे। तो मैं सजेस्ट करूंगी अगर आप इतना कर लेते हो तो अच्छा है। अगर आपको देखना है तो आप अपने नोट्स में जो भी आप रेफर करते हो उससे देख लेंगे तो ठीक है, अदरवाइज दिस मच इज मोर देन सफिशिएंट। मैंने सारे केसेस कराए हैं, अब उसके क्वेश्चंस आते ही नहीं है तो जबरदस्ती मैं आपको उसके बहुत सारे केसेस है वो सब कराऊंगी तो बिना मतलब टाइम वेस्ट होगा। सो नाउ इट इज नॉट रिक्वायर्ड। जितना भी मैंने फ्रिक्शन में पहले आपको कराया है, आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। तो अभी अपन अगला चैप्टर शुरू करेंगे।